हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सॉल्यूशंस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डी.के. शुक्ला। स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो तीसरा अध्याय है एकक 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो विद्युत रसायन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। मतलब ये जो है, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है, परस्पर रूपांतरण होता है, उसका हम इसके तहत अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस लेसन में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम टॉपिक वाइज अब आगे बढ़ेंगे। तो अब टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? दोस्तों, किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर, जब हम किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर आवेश आ जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इस जो हमारी जो व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था में जो धातु की छड़ होगी वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। राइट। अब आवेश के प्रकृति के आधार पर, यानी छड़ पर कैसा आवेश है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एनोड और कैथोड। आइए इसको हम लिख देते हैं। तो किसी धातु की छड़ को इसके लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ पर आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के धातु की छड़ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। राइट। उत्पन्न आवेश के आधार पर, यानी धातु की छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है, उस आधार पर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एनोड और कैथोड। जैसे हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारा एक पात्र में हमने क्या लिया? जिंक सल्फेट का विलयन लिया है। क्या लिया है? ZnSO4, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन लिया है इसमें। और इस पात्र में हमने एक जिंक धातु की छड़ या प्लेट डाल दिया है। ठीक। तो क्या होगा, इसमें जिंक धातु जो है, ये जो जिंक की प्लेट है वो धनावेशित हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, ऑक्सीकरण होता है, आगे पढ़ेंगे। तो जिंक की धातु इसके सापेक्ष क्या होती है? धनावेशित हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? एनोड का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो इस जिंक की छड़ को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। ओके। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? तो सेल जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैद्युत ऊर्जा। तो सेल दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक सेल, केमिकल सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। रासायनिक सेल क्या होता है? रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? वैद्युत ऊर्जा में। जनरली सेल की डेफिनेशन भी यही लोग बताते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? वैद्युत ऊर्जा में। क्लियर? जबकि जो वैद्युत अपघटनी सेल है, ये इसका ठीक अपोजिट होता है रासायनिक सेल का। इसमें क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं जिससे सेल के भीतर जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर? तो जो हमारा रासायनिक सेल है, इसकी खोज लुइस गैल्वानी तथा एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा की गई थी। ओके। तो इन वैज्ञानिकों के सम्मान में जो रासायनिक सेल है उसे हम गैल्वानी सेल या वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे गैल्वेनी सेल। ओके।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन की जान है, तो इसे ध्यान से समझें। तो डेनियल सेल जो एक प्रकार का क्या है, गैल्वेनी सेल का ही रूप है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो इस सेल में मुख्य रूप से दो विलयन लिए जाते हैं। एक है आपका जिंक सल्फेट का विलयन, राइट, और जो दूसरा विलयन है हमारा वो किसका लिया जाता है, कॉपर सल्फेट का। इस बात का ध्यान रखेंगे कि गैल्वेनी सेल में सदैव दो प्रकार के विलयन प्रयुक्त होते हैं, एक जिंक सल्फेट ZnSO और दूसरा जो है कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ को डुबोया जाता है, राइट, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ को हम डुबोते हैं। अब इसको जो है, इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनको हम गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो विद्युत धारा को मापने का क्या होता है, यंत्र होता है। अब इसमें मजेदार बात क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित होगी तो ये उसको तुरंत रीड करके बताएगा। यानी ये शून्य विक्षेप, इसका जो सुई होता है वो 0 पे होता है, तो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक प्रवाहित होगा तो ये दाएं बाएं होगा, तो जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो अब ऐसा किया गया तो होगा क्या, तो देखिए जिंक धातु की छड़ को जब हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो ये बाएं साइड पे होता क्या है, तो इसको एक कंसेप्ट है लोन कंसेप्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं, LOAN, राइट। L stand for left, O for oxidation, A for anode and N for negative। तो जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबोने पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है, एक जिंक में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाता है Zn पर +2, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जैसे Zn पर +2 जो है वो तो जिंक सल्फेट के विलयन में आएगा, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस छड़ में जाएगा, और इस तरह से इसमें होते हुए यहां पहुंचेगा। तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी, बताएं। अगर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और जिंक से कॉपर के प्लेट में पहुंचा तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तभी होगा जब हमारा सर्किट जो होगा, जो परिपथ होगा वो कंप्लीट होगा। तो सर्किट इस परिपथ को पूरा करने के लिए हम लवर सेव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, लवर सेव। लवर सेव क्या होता है, इसमें जो है KCl का विलयन भरा होता है। किसका विलयन भरा होता है जी, KCl का, राइट। और जो किनारे के साइड हैं यहां जो है अगर जेल, प्यारा सा नाम है, अगर जेल लगा होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि जब हम इसको कनेक्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए और इस लवर सेतु से होते हुए पुनः जिंक की छड़ पे पहुंचेगा, और परिपथ हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब परिपथ कंप्लीट होगा तो अब क्या होगी, इसमें धारा का प्रवाह होगा। अब धारा का प्रवाह किधर होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है।
तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो धारा किधर बहेगी, इधर बहेगी, यानी कॉपर के छड़ से किधर बहेगी, जिंक की ओर। ठीक है। अब इससे एक बात और उत्पन्न होती है कि धारा हमेशा किधर से किधर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यानी कॉपर प्लेट का विभव क्या होगा, उच्च होगा, और इसलिए ये धनात्मक प्लेट होगा। क्या होगा, धनात्मक। और इसका विभव निम्न होगा, इसलिए ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, तो जब क्या होगा कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इस रिएक्शन के थ्रू जो Zn+2 है ये विलयन में आएगा, तो जिंक की छड़ धीरे धीरे क्या होगी, गलना शुरू हो जाएगी इस तरह से। और इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां से, अब ये धातु है, देखिए धातु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन से Cu+2 आयन जो होगा, Cu+2, ये इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वेलकम करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो यहां क्या होगा, Cu+2 +2e gives Cu। ठीक है। तो यहां जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन को यहां लिखें, यानी जिंक के छड़ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण। ठीक है। और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, अपचयन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो जो Zn+2 आयन है वो जिंक सल्फेट विलयन में आएगा। ठीक है। और ऐसा होने से जिंक की प्लेट धीरे धीरे क्या होगी, घुलना शुरू हो जाएगी, डिजॉल्व हो। और जो कॉपर यहाँ इधर निक्षेपित हो रहा है विलयन में, वो इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि अब Zn+2 आयनों की संख्या इस जिंक सल्फेट विलयन में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जब अधिक हो जाएगी तो वो जो जिंक आयन, अगले जिंक आयन आएंगे, उनको ये विलयन में आने से क्या करेंगे, रोकेगी। ठीक है। और जब रोकेगी तो अब धारा में क्या होगी, रुकावट उत्पन्न होगी। ठीक है। वही काम यहां होगा कि यहां निक्षेपित हो रहा है, तो इस पे जो है उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में क्या होगी, दिक्कत उत्पन्न होगी। ठीक है। तो इस कमी को दूर करने का काम कौन करेगा, हमारा लवण सेतु। लवण सेतु में देखिए, ध्यान दीजिए, जो KCl है वो K धनायन और Cl ऋणायन में टूटेगा। तो Zn+2 जो यहाँ रिलीज हो रहा है विलयन में, उसको ये Cl आके उदासीन कर देगा, Cl आए। ठीक है। और यहाँ Cu+2 जो है, Cu+2 को कौन बैलेंस कर देगा आके, Zn+2 को ये आपका Cl आके बैलेंस कर देगा। और जो कॉपर सल्फेट विलयन में, जैसे ये सल्फेट आयन की अधिकता होती जा रही है, कॉपर तो इसमें चढ़ रहा है और इसमें सल्फेट आयन की अधिकता होती जा रही है, तो सल्फेट को कौन बैलेंस कर देगा, उदासीन कर देगा, पोटेशियम आयन। तो इस तरह से जो लवण सेतु होता है वो सेल की उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है, जिससे धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न न हो। राइट। तो ये जो सेल है इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो अभी हमने आपको बताया कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर पे अपक्षयन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो सेल अपक्रिया एग्जाम में पूछी जाती है कि सेल अपक्रिया बताइए डैनियल सेल की, तो क्या हो जाएगी, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, इधर लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर राइट में, तो ये क्या होंगे, कैंसिल। बचेगा क्या, Zn इन सॉलिड स्टेट प्लस Cu+2 इन एक्वस फॉर्म gives
Zn पर +2 और प्लस Cu। ठीक है, तो ये आपकी जो अवक्रिया है ये क्या हो गई, सेल अवक्रिया। मतलब इन दोनों अवक्रियाओं को जोड़ देंगे, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे दोनों और सेम क्वांटिटी में है, बचेगा Zn प्लस Cu पर +2 गिव्स Zn पर +2 प्लस C। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल निरूपण। तो सेल निरूपण को हम सेल अवक्रिया के हेल्प से ही सेल का निरूपण करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक साइड में एनोड और दूसरे साइड में क्या लिखेंगे, कैथोड। इस लेसन में बार बार इसका यूज होगा, तो ध्यान से समझना है। एनोड हो गया और इधर क्या हो गया, कैथोड। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल है, इसमें एनोड पे क्या होती है, कौन सी घटना, ऑक्सीकरण। तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा कि उस पर हर्षण होता है कैथोड पर। ठीक है, तो अब इसको एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Zn और इस एक लाइन के थ्रू Zn पर +2, ये इसको प्रावस्था कहेंगे। ठीक, अब लोअर सेतु है तो इसको हम डबल लाइन से ऐसे, ये साल्ट ब्रिज यानी लोअर सेतु। फिर कैथोड पे क्या हो रहा है, अपक्षय। तो लेफ्ट अपॉन राइट होता है, तो ये हो गया Cu पर +2 क्या Cu। ठीक है, तो सेल निरूपण कैसे करेंगे, फिर से समझ लें कि जो लेफ्ट साइड में है एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, Zn, फिर एक लाइन खींचेंगे और Zn पर +2, यानी ये शो करेगा कि Zn पर +2। बीच में हम डबल लाइन खींचते हैं, जो लोअर ब्रिज, जो साल्ट ब्रिज है, लोअर सेल ये जो बनाया गया है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है कि लोअर सेल के थ्रू। ठीक है, और इधर क्या है, Cu पर +2 लेफ्ट वाला, फिर एक सिंगल लाइन खींचेंगे और क्या हो जाएगा, Cu। तो इस तरह से हम सेल निरूपण करते हैं, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्लिक करें, जिससे समस्त वीडियो आपको मिलती रहें। कमेंट अपना अवश्य दें। थैंक यू।